जब आपका फेवरेट प्लेयर अच्छे फॉर्म में होता है और एक के बाद एक सेंचुरी बनाता है तो एज अ फैन आपके मन में खुशी तो होती ही है, लेकिन शायद एक डर भी होता है कि क्या ये मोमेंटम आगे भी बनाए रखेगा या नहीं। ऐसे ही कुछ स्टॉक मार्केट में भी होता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिजल्ट्स रैप एंड आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कंपनीज की परफॉर्मेंस को समझेंगे जिन्होंने एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस बीट करे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एड्रेस करेंगे इस फैक्ट को कि इनकी ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक लकी शॉट थी या फिर कुछ और। सारे फैक्ट्स और फिगर्स की बात करेंगे और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप एडिशनल रिसोर्सेज भी देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सबसे पहले स्पॉटलाइट में है। वॉल्यूम्स के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज MCX। क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर 97.84% था। अब क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट्स देखते हैं। कंपनी ने सेल्स में 61%, एबिटा में 1300% का जंप और नेट प्रॉफिट्स में 464% का जंप रिपोर्ट किया है। प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड क्लाइंट्स का नंबर F&O सेगमेंट में 6.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 40% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 5.67 लाख हो गया है। इट वाज 3.9 लाख एट द सेम टाइम लास्ट ईयर। अभी भी देश के सिर्फ 5% इक्विटी इन्वेस्टर्स ही इसका हिस्सा हैं, व्हिच मींस के ग्रोथ के लिए अभी भी काफी स्कोप है। MCX के रेवेन्यू की बात करते हैं। उसके एक्सचेंज के टर्नओवर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चार्ट को देखिए, कंपनी अपनी 83% इनकम ट्रांजैक्शन फीस से कमाती है और बाकी रेवेन्यू आता है from investments, warehouse and other sources. ADT 21% year on year बढ़ के 25,985 करोड़ रुपीस हो गया है। इस बीच सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है ऑप्शंस टर्नओवर ने, जिसपे 137% ADT ग्रोथ हुई। ये अब 1,46,771 करोड़ पे पहुंच गया है। ऑप्शंस ADT क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 29% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 22 के पहले ऑप्शंस टर्नओवर लगभग नेग्लिजिबल था। यही MCX के वैल्यूएशन मल्टीपल्स के री-रेटिंग की वजह बनी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में MCX को हायर देन यूजुअल सॉफ्टवेयर चार्जेस का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये TCS प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट कर रहे थे। तब मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर्स को अश्योर किया था कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट जल्द ही नीचे आ जाएंगे और इससे ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स थोड़ी बूस्ट हुई। लोअर सॉफ्टवेयर कॉस्ट और ऑपरेटिंग लेवरेज ये दोनों फिलहाल MCX की ग्रोथ को हवा दे रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल है? चलिए देखते हैं क्या फैक्टर्स इंपैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग वॉल्यूम पे पोटेंशियल इंपैक्ट। MCX के लिए इसका मेन फोकस ऑप्शंस टर्नओवर है। डेटा कहता है जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हुई है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और उतने ही ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी होते हैं। ग्लोबल वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ रहा है साल 2024 और ये आगे भी ऐसे ही वॉलेटाइल दिख रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के डेवलपमेंट्स, यूएस की अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, फेडरल रिजर्व के रेट कट्स और 2024 के एंड में आने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये सब मिलकर 2024 को ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का एक परफेक्ट मिक्स बनाते हैं। सेकंड इज नए लॉन्चेस। ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए MCX एक पूरा प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। अप्रैल 2024 में ही MCX ने क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनी ऑप्शंस लॉन्च किए। जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव, कंपनी के टोटल टर्नओवर में एनर्जी सेगमेंट का 75% कंट्रीब्यूशन रहा। मैनेजमेंट यहीं पे मेन फोकस कर रहा है। कॉटन सीड वॉश ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और गोल्ड 10 ग्राम के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अभी टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही लॉन्च होंगे। रिस्क फैक्टर्स भी देख लेते हैं। पहला, रेगुलेटरी चेंजेस से जुड़े रिस्क। मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि इवॉल्विंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कुछ शॉर्ट टर्म रिस्क हो सकते हैं, जैसे हायर टैक्सेस, इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या बिगर लॉट साइज। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के बारे में रीअश्योर भी किया है। दूसरा रिस्क है मैनेजमेंट चेंज। MCX का BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी नए MD CEO की तलाश में है। इससे अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज L&T फाइनेंस। ये NBFC अपने यूनिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। जब बाकी इंडस्ट्री स्लो लोन ग्रोथ का सामना कर रही है, LTF ने स्मार्टली अपना फोकस रिटेल लोन्स पे शिफ्ट कर दिया है और अब इसका फायदा दिख रहा है। क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे। रीजन,
सॉलिड एग्जीक्यूशन विद अ फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबल एसेट क्वालिटी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इंटरेस्ट और फी इनकम दोनों में 12% और 19% का ग्रोथ रिस्पेक्टिवली देखा गया। सब्ड्यूड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ने इंश्योर किया कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हायर साइड पर रहे। हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े, इसकी वजह से प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि PPOP ग्रोथ भी 21% तक बढ़ी। लेकिन साथ में क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़े, इसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 29% तक एक्सपैंड हुआ। अप्रैल 2022 में LTF ने अपनी लक्ष्य 2026 मिशन के अंडर ये 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। नंबर 1, रिटेलाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर 22 में LTF होलसेल लोन से काफी परेशान थी और इसलिए एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज में इन्होंने बिजनेस से एग्जिट करने का फैसला किया। आज की बात करें तो इनकी 95% ऑफ द ऑर्डर रिटेल हैवी है। कॉन्टेक्स्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 22 में ये नंबर सिर्फ 52% था। नंबर 2, रिटेल ग्रोथ। बुक का रिटेलाइजेशन तो हो ही रहा था, साथ ही इस सेगमेंट के लिए लोन्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फास्ट ग्रो होने लगे। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में लोन्स का 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया। नंबर 3, एसेट क्वालिटी। LTF के ग्रॉस NPA 3% एंड नेट NPA 1% के नीचे ही रहे हैं। ये दिखाता है कि अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करने में काफी सक्सेसफुल रहे हैं ये। आपको बता दें कि ये नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं एंड आर एट पार टू दैट पोस्टेड बाय सम ऑफ Tier 1 बैंक्स एंड NBFCs। ये कैसे पॉसिबल हुआ? LTF अपने कस्टमर्स के लेवरेज लेवल्स को लेकर काफी कॉन्शियस है। इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ऐसा है कि जैसे ही कोई कस्टमर उनके लेवरेज का थ्रेशहोल्ड लेवल क्रॉस करता है, वो उसका डिस्पर्सल रोक देते हैं। इनफैक्ट इनके 40% कस्टमर्स एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि उनके पास एक आउटस्टैंडिंग लोन है, वो भी LTF से ही लिया हुआ। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए ये कंपैरिजन देखिए। ये है LTF का करंट पोजीशन इन कंपैरिजन टू अदर NBFCs जिनके पास 20,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा मार्केट कैप है एज ऑफ 30th of June 2024। नंबर 4, कंसोलिडेटेड ROA। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट का 2.68% होना एक इम्प्रूवमेंट है। बाय द वे फाइनेंशियल ईयर 22 में ये सेम फिगर 1.04% था। थोड़ा जूम आउट करते हैं। LTF ने फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर अब तक अपने टारगेट्स कंसोलिडेट किए हैं। इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब तक का रीसेंट ट्रेंड क्या है? रिटेलाइजेशन। इसके साथ LTF ने 8 स्ट्रेट क्वार्टर्स में अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्प्रूव किया है। ऑल्सो फीस से जुड़ी इनकम को भी बढ़ाया है। तो NIMs और फीस आज 11.08% तक एक्सपैंड हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में सेम फिगर 8.17% था। ये NIMs बढ़े क्यों? वेल, रिटेल लोन्स हाई यील्ड्स के साथ आते हैं। Along with that comes an upfront processing fee। ये दोनों बढ़े, तभी NIMs में भी रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि रिटेल लोन्स के डिस्पर्सल में बहुत ड्यू डिलिजेंस होती है, पर इसका मतलब ज्यादा खर्चे। तभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े। 10 क्वार्टर्स में ही 152 बेसिस पॉइंट्स का जंप देखा गया। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट पर जो कंट्रोल लगा है, उसके कारण रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी में एक्सपेंशन हुआ है। यही है रीजन कि कंसोलिडेटेड बुक्स ज्यादा चेंज नहीं होने के बावजूद भी क्वार्टरली प्रॉफिट्स तब से डबल हो गए हैं। रिटेल बुक को क्लोजली देखें तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। ये दिखाता है कि पहले जो होलसेल पर्पसेस के लिए लोन्स दिए थे वो कम हो गए हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस को देखते हैं। लोन डिसबर्समेंट्स के पेस को देखते हुए बुक वैल्यू जल्द ही अपने शॉर्ट टर्म पीक को सरपास करने लगेगी। ये ग्रोथ नॉन एग्री स्पेस जैसे होम लोन्स, टू व्हीलर्स और SME में रिटेल लोन से एक्सपेक्टेड है। अब हर बैंक अपने फ्यूचर बैड लोन्स के लिए कुछ प्रोविजन बनाता है। ये प्रोविजंस एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं और बैंक्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से सेफ रखते हैं। LTF के केस में ये प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी कि PCR लेवल 75% है। इट मींस कि LTF ने 75% तक के पोटेंशियल बैड लोन्स को कवर करने के लिए पैसा अलग रखा हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो इसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स 10% है, लेकिन LTF के लेवल्स 22% पे हैं। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में पूरे NBFC MFI सेगमेंट में कलेक्शन एफिशिएंसीज हिट हुई ड्यू टू हीट वेव्स और इलेक्शंस का इम्पैक्ट। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस सिचुएशन में भी LTF ने कंसिस्टेंसी दिखाई। इस पॉइंट को एक एनालिस्ट ने रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में हाईलाइट भी किया। मैनेजमेंट ने कहा कि उनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कल्चर ही उनके लोन कलेक्शन एफिशिएंसी का रीजन है। उन्होंने हाईलाइट किया कि लोन अप्रूव करने से पहले वो काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। LTF में इस बदलाव के पीछे हैं इनके नए CEO। बाय द
वे ये पहले आईसीआईसीआई बैंक से एसोसिएटेड थे। विशाखा मूल्य एक और आईसीआईसीआई वेटरन हैं जिनके अपॉइंटमेंट के बाद अनदर एनबीएफसी एबी कैपिटल में भी ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस देखे गए। शायद आईसीआईसीआई बैंक को इंडियन पीएफएसआई सेक्टर का सीईओ फैक्ट्री कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में एलटीएफ केस नए अपॉइंटमेंट के साथ इन्वेस्टर्स जरूर एलटीएफ के केस में भी इसके रिपीट एपिसोड की उम्मीद करेंगे। ये तो थी अब तक की कहानी, बट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द फ्यूचर। एलटीएफ के लिए सीन कुछ ऐसा है कि उससे बस वही करते रहना है जो पिछले कुछ क्वार्टर से करता आ रहा है। ये काफी प्रिसाइसली अपनी 5 पिलर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका एम है 2.8 से 3% का आरओए टारगेट अचीव करना और एक स्टेबल रिटेल फ्रेंचाइजी क्रिएट करना। लीडरशिप स्ट्रैटेजी है फुटप्रिंट एक्सपेंशन करना, न्यू वर्टिकल्स को सेटअप करना और टेक्नोलॉजी एंड डेटा को लेवरेज करके क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पुश करना। मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजी पे कमिटेड है एंड दे हैव हाइलाइटेड कि ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आगे भी ऐसे ही कंटिन्यूड रह सकती है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? पहला, एमएफआई सेक्टर से जुड़े चैलेंजेस। अब तक एलटीएफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एमएफआई सेक्टर में चल रही ट्रबल से रिलेटिवली अनअफेक्टेड रहा है, लेकिन अगर इस फ्रंट पे कोई नेगेटिव डेवलपमेंट्स होते हैं तो इनके एसेट क्वालिटी मेट्रिक्स पे इंपैक्ट आ सकता है। इट्स बिकॉज एमएफआई कंसोलिडेटेड बुक साइज का करीब 28% फॉर्म करता है। दूसरा, बढ़ते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे हमने ऊपर हाईलाइट किया था, इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ओपेक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि वो इस नंबर पे क्लोजली नजर रखे हुए हैं और कई सारे कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स भी चला रहे हैं। और थर्ड स्टॉक है एसोसिएटेड अल्कोहल्स लिकर इंडस्ट्री से। एसोसिएटेड अल्कोहल्स लिकर इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक साइलेंट वेल्थ क्रिएटर है जो कंसिस्टेंटली मार्केट ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एसोसिएटेड अल्कोहल्स कंपनी के रिजल्ट्स चेक करिए। सेल्स बढ़े बाय 61%, एबिटा बाय 52% और नेट प्रॉफिट्स बाय 43%। एसोसिएटेड अल्कोहल्स वैसे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1500 करोड़ के आसपास है, पर इनके प्रमोटर्स ने एग्जीक्यूशन के मामले में स्टेडी ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। इनका 10 साल का सेल्स सीएजीआर 14% और प्रॉफिट सीएजीआर 24% रहा है। मार्च 2024 में प्रमोटर्स ने कंपनी में अपनी स्टेक बढ़ाते हुए 9 लाख वारंट सब्सक्राइब किए, जिनका इशू प्राइस 485 रुपीज था। इसके बाद उनकी स्टेक्स बढ़ के 59.29% हो गए। इस अमाउंट का इस्तेमाल कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा। एसोसिएटेड अल्कोहल्स का एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले आते हैं प्रोप्राइटरी ब्रांड्स जिन पे कंपनी की ओनरशिप है। इसमें विस्की ब्रांड्स जैसे कि हिलफोर्ड, सुपरमैन एंड बॉम्बे स्पेशल, ऑल्सो टाइटेनियम वोडका, निकोबार जिन और भी कई सारे ब्रांड शामिल हैं। नेक्स्ट आती IMFL लाइसेंस ब्रांड्स, जहां ये कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जैसे ग्लोबल जायंट्स इनब्रू बेवरेजेस और डियाजियो के ब्रांड्स के लिए डायरेक्टर्स स्पेशल, मैकडॉवेल्स एंड मोर। इसके अलावा AABL कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कोर वर्टिकल्स के अलावा AABL एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी कि ENA भी बनाता है, जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए होता है और दूसरी अल्कोहल कंपनीज को बेचा जाता है। एथेनॉल एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसमें AABL ने हाल ही में 40 मिलियन लीटर्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ एंट्री की है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया और ये प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंच गया। अब एबिटा फिगर्स में इसका 13% कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल देखा जाए तो एबिटा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है प्रोप्राइटरी इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी कि IMFL बिजनेस विद अ 29% कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आते हैं IMFL लाइसेंस ब्रांड स्टैंडिंग एट 26%। हाई मार्जिन्स के कारण ये दोनों ही एसोसिएटेड अल्कोहल्स के लिए सबसे ज्यादा पैसा लाते हैं। 15 से 18% का मार्जिन IMFL प्रोप्राइटरी में है और 12 से 15% IMFL लाइसेंस ब्रांड्स में। दोनों का मार्जिन है करीब 9 से 11% का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस आगे भी रेप्लिकेट कर पाएगी? कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये शार्प जंप नोटिस करिएगा। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? उत्तर प्रदेश में जल्द ही इनका एक बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरी आ रही है। कंपनी फिलहाल लैंड एक्वायर करने के प्रोसेस में है और इसके लिए इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट्स ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। नेक्स्ट, एक 6 स्केल मॉल्ट प्लांट भी सेटअप होगा जो इंडियन सिंगल मॉल्ट्स के ग्रोइंग डिमांड और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को टैप करेगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी कि ENA कैपेसिटी एक्सपेंशन भी ऑनगोइंग है और साथ ही करंटली नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। फ्यूचर एक्सपेंशन भी इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू फंड किए जाने की उम्मीद है। इरादे हैं एक्सपेंशन ड्राइव पे। इस वक्त AABL के कोर ऑपरेशंस मध्य प्रदेश में है। इस स्टेट में इनके IMI
AIL और IMFL प्रोडक्ट्स का 20 से 25% मार्केट शेयर है। हालांकि AABL अब नए मार्केट्स और ज्योग्राफीज जैसे महाराष्ट्र, पुडुचेरी, असम, त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी अग्रेसिवली एंटर करने का प्लान कर रही है। इनके पास 150 एकड़ का लैंड बैंक है, तो इनके ऑपरेशंस और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक रेडीमेड स्पेस ऑलरेडी है। कंपनी प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम सेगमेंट्स को टैप करने के लिए काफी सारे न्यू लॉन्चेस प्लान कर रही है। एसोसिएटेड अल्कोहल्स अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ अपने प्रोप्राइटरी लेबल्स को प्रायोरिटाइज करेगी, और ये इसलिए क्योंकि इनसे 15 से 18% के हायर मार्जिन्स मिलते हैं। ये पहले के 10% मार्जिन से ज्यादा है जो फाइनेंशियल ईयर 24 में मिले थे। रिस्क क्या है? पहला, गवर्नेंस चेक। पास्ट में इनका प्रोमोटर ग्रुप एक फ्रॉड केस को लेकर लीगल अथॉरिटीज के साथ झगड़े में फंस चुका है। दूसरा, फेल्ड मर्जर। 2022 में कंपनी ने एसोसिएटेड अल्कोहल्स को माउंट एवरेस्ट ब्रूवरीज लिमिटेड में मर्ज करने का प्रपोजल दिया था। MABL एक और प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी है जो कि अनलिस्टेड है। हालांकि बाद में ये प्रपोजल विड्रॉ कर दिया गया, पर इसकी वजह से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की वेलफेयर को लेके कुछ डाउट्स जरूर पैदा हो गए। आज हमने देखा 3 कंपनीज का डिटेल्ड एनालिसिस, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, L&T फाइनेंस और एसोसिएटेड अल्कोहल्स। हमने समझा कि हर कंपनी के केस में उन्होंने कैसे इस क्वार्टर में बिजनेस को ग्रो किया और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। स्टॉक्स के बारे में और जानना है तो चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज। इस वीडियो में मेंशन कोई भी स्टॉक्स बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मेंशन्ड है। आपके पोर्टफोलियो में अब तक का सबसे कंसिस्टेंट स्टॉक कौन सा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.